सो हे गाइस, वेल दिस इज ऋषभ चतुर्वेदी। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओरिएंटेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस कर लिया था एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। रेल के डिब्बे की खिड़की से मैंने देश का वो देहाती रूप देखा जो शायद मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। धान के खेतों में सफ़ेद धोती और पगड़ी लगाए हुए खेतों में काम कर रहे लोग तथा चमकीले रंग बिखेरती महिलाओं को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई सुंदर पेंटिंग हो। मैं खिड़की से चिपक कर बैठा था। ज़्यादा जगहों पर लोग किसी न किसी काम में लगे दिखाई पड़े थे, जिसमें एक तरह की लय और शांति थी। जानवर चरा रहे पुरुष, कुओं से पानी खींच कर ले जाती महिलाएं और कभी कभार बच्चे नजर आ जाते थे जो ट्रेन की ओर हाथ हिलाकर पीछे छूट जाते थे। ये बहुत ही एक विस्मयकारी है कि जब कोई उत्तर की ओर बढ़ता है तो हमारे कैसा पृथ्वी में परिवर्तन होता है। गंगा नदी के इस समृद्ध एवं उपजाऊ मैदानी इलाके तक इसकी कई सहायक नदियां ने हमले, हलचल और परिवर्तन देखे हैं। ईसा से करीब 1500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आगे तक गुजरने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में गोरी चमड़ी वाला आर्य जाति के लोग फैल चुके थे। 10वीं शताब्दी में मुसलमान आए थे और जो बाद में स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और इस देश का अभिन्न हिस्सा बन गए। एक साम्राज्य के दूसरे साम्राज्य का रास्ता बनाता है। धार्मिक जीतों का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त तक भी कर्क देखा के दक्षिण में विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों की श्रृंखला के कारण भारत का बड़ा हिस्सा इनसे पूरी तरह सुरक्षित बचा हुआ था। इसके साथ ही नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियों का जल इस तरह बुना हुआ था कि इससे भारतीय का जो भूभाग था उसका एक बड़े हिस्से की पूरी सुरक्षा कर दी थी। वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही इन सब भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए रेल ने मुझे दिल्ली पहुंचा दिया। मैं एक हफ्ते महान सूफी जो संत थे हमारे हजरत निज़ामुद्दीन के शहर दिल्ली में रुका और DTD&P एयर में इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। पूछे गए सारे प्रश्न आए थे। ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जो मेरी योग्यता को चुनौती देने वाला हो। इसके बाद वायुसेना चयन बोर्ड में दूसरा इंटरव्यू देने के लिए मैं देहरादून रवाना हो गया। इस चयन बोर्ड में बुद्धि के बजाय व्यक्तित्व पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। शायद वे स्पष्ट तौर पर शारीरिक योग्यता ही देख रहे थे। भीतर की उत्तेजना के बाद भी मैं शांत दिख रहा था। दृढ़ संकल्प था, लेकिन चिंता भी थी। मन में विश्वास होते हुए भी तनाव भी था। वायुसेना के लिए 25 में से जिन 8 उम्मीदवारों को कमीशन अधिकारी के लिए चयन हुआ, उसमें से 9वें नंबर पर ही मैं आकर अटक गया। इसे लेकर मेरे भीतर एक गहरी हूक सी उठी, लेकिन मैं शांत हो गया। मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि वायुसेना में नौकरी पाने का अवसर जो मेरे हाथों के करीब ही था आकर निकल गया। मैं चयन बोर्ड से बाहर आया और एक चट्टान के किनारे खड़ा हो गया। नीचे एक झील थी जिसमें ऊंचाई से एक झरना गिर रहा था। कभी झील झिलमिलाती, कभी झरना स्थिर दिखता। मुझे पता था कि आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल भरे होंगे। ऐसा कोई सवाल थे जो जवाब चाहते थे। वो आप दो में उलझा मैं ऋषिकेश आ गया। मैंने गंगा में स्नान किया और इसकी शुद्धता का आनंद लिया। इसके बाद मैं छोटी सी पहाड़ी पर बने शिवानंद आश्रम में गया। जब मैंने आश्रम में प्रवेश किया तो मुझे कुछ कंपन सा महसूस होने लगा। मैंने चारों ओर देखा कि बड़ी संख्या में साधु समाधि लगाए बैठे हैं। मैंने पढ़ा था कि साधु आत्मिक व्यक्ति होते हैं। वे व्यक्ति जो अपने अंतर्ज्ञान से ही सब कुछ जान लेते हैं। अपने उदासी के क्षणों में ही मैं उन सवालों का जवाब खोजने चला जो मुझे परेशान किए हुए थे। मैं स्वामी शिवानंद से मिला। बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह वो दिखते थे। वह श्वेत धवल धोती और पैरों में खड़ाऊ पहने हुए थे। मैं उनकी अत्यंत सम्मोहक, एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर दंग रह गया। मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। मेरे मुस्लिम नाम की उनमें ज़रा भी प्रक्रिया नहीं हुई। मैं और आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही उन्होंने मेरी उदासी का कारण पूछ लिया। उन्होंने कहा, यह मत पूछना कि मैंने यह कैसे जाना कि तुम उदास हो। और फिर मैंने उनसे यह नहीं पूछा। मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में अपने नहीं चुने जाने की असफलता के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी और फिर धीमे तथा गहरे स्वर में उन्होंने कहा, इच्छा जो तुम्हें हृदय और अंतरात्मा से उत्पन्न होती हो, जो शुद्ध और मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के लिए होती है। यह ऊर्जा हर रात को जब मस्तिष्क सुषुप्त अस्वस्थता में होता है
आकाश में चली जाती है। हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय चेतना लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। जिसकी परिकल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होते हुए नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर ठीक उसी तरह अनंत काल तक भरोसा कर सकते हो जैसे तुम हमेशा सूर्योदय को अकाट सत्य पर भरोसा करते हो। जब शिष्य चाहेगा गुरु हाजिर होगा। कितना सच है यह गुरु अपने शिष्य को रास्ता दिखाता है जो अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया है। अपनी नियति को स्वीकार करो और जाकर अपना जीवन अच्छा बनाओ। नियति को मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना के पायलट बनो। नियति तुम्हें जो बनाना चाहती है उसके बारे में अभी कोई नहीं तुम्हें बता सकता, लेकिन नियति यह पहले ही तय कर चुकी है। अपनी इस असफलता को भूल जाओ जैसे कि नियति को तुम्हें यह लाना ही था। असमंजस से निकल अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो, स्वामी जी ने कहा था। मैं दिल्ली लौट आया और DTD&P एयर जाकर अपने इंटरव्यू के नतीजे के बारे में पता लगाया। जवाब में मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया गया। अगले ही दिन मैंने 250 रुपये के मूल वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। मैंने सोचा अगर यही मेरी नियति है तो इसे होने दिया जाए। मुझे काफ़ी मानसिक शांति थी। वायुसेना में चयन नहीं हो पाने का दुख मैंने भुला दिया था। ये सब 1958 की बातें हैं। निदेशालय में मुझे तकनीकी केंद्र में लगाया गया। अगर मैं हवाई जहाज उड़ा नहीं रहा था तो कम से कम उन्हें उड़ाने के लायक तो बना रहा था। निदेशालय में मेरी नौकरी के पहले साल के दौरान मैंने ऑफिसर इंचार्ज R वरदाजर की मदद से एक पारध्वनिक लक्ष्यभेदी विमान की डिज़ाइन करते हुए मैंने सफलता पाई। जो निदेशक D नीलकंठन ने इसे काफ़ी तारीफ करी। विमानों के रखरखाव का अनुभव हासिल करने के लिए मुझे एयरक्राफ्ट एंड आर्मेंट टेस्टिंग यूनिट कानपुर भेजा गया। उस समय वहाँ MK1 विमान के परीक्षण का काम चल रहा था। इसके कार्य प्रणालियों के मूल्यांकन को पूरा करने में भी मेरा हिस्सा रहा। उन दिनों मैं भी कानपुर एक बड़ी आबादी वाला शहर था। किसी औद्योगिक शहर में रहने का मेरा यह पहला अनुभव था। ठंडा मौसम, भीड़, शोर शराबा और धुआं, यहाँ यह सब एकदम रामेश्वरम के माहौल से ठीक विपरीत था। यहाँ मुझे विशेष दिक्कत आलू को लेकर भी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर खाने में यह होता था। अपनी मिट्टी की गंध और परिवार का संरक्षण छोड़कर यहाँ की फैक्ट्रियों में रोजगार की तलाश में मैं गांव से लोग आते थे। मुझे इन भटकते लोगों को देखकर बड़ा दुख होता था। मेरे दिल्ली लौटने पर मुझे बताया गया कि जो DTD&P ने डॉट लक्ष्य के डिज़ाइन का काम अपने हाथों में लिया है और इस टीम में मुझको भी शामिल किया गया है। फिर मैंने इस डिज़ाइन का प्रारंभिक अध्ययन किया और बाद में इसका डिज़ाइन भी तैयार किया था। ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने और विमान उतारने के प्लेटफॉर्म को भी विकसित किया। मैं हॉट कॉकटेल के विकास एवं निर्माण के काम से भी मैं जुड़ा। 3 साल गुजर चुके थे तब बेंगलोर में एक ADE की स्थापना हुई और मुझे इस नए प्रतिष्ठान में भेज दिया गया। बेंगलोर शहर कानपुर के मुकाबले ठीक उल्टा था। दरअसल मेरा मानना है कि हमारे देश ने लोगों को बड़ा आतंकवादी बना दिया है। मैं मानना चाहता हूँ कि यह इसलिए है क्योंकि कई शताब्दियों तक विदेशी आक्रमण के चलते इस देश में उजड़ने बसने का लगभग अंतहीन सिलसिला चलता रहा। बजाय विद्रोही हो जाने के हमले अपने भीतर जहाँ सभ्यता एवं दयालु बनाने की असाधारण क्षमता विकसित कर ली, वहीं हम कहीं भीतर क्रूर, संवेदनशील और निर्दयी भी हो गए थे। साधारण दृष्टि से तो हम सजीव नजर आते हैं। यहाँ भी मैं रामेश्वरम जैसी शांति एवं निस्तब्धता के लिए तरस गया। भारतीयों में मन और मस्तिष्क के बीच जो संबंध है उसको भी हमारे शहर की खंड खंड होती संवेदनशीलता ने खत्म कर दिया है। मैं अपने शामें बेंगलोर के बगीचे एवं व्यवसायिक परिसरों में टहलकर बिताता हूँ। पहले वर्ष में मैंने ADE में काम का दबाव बहुत ही कम था। दरअसल सबसे पहले खुद मुझे ही अपने लिए काम तैयार करना था, तभी धीरे धीरे माहौल तैयार हो पाता। शुरुआती अध्ययन का अनुभव के आधार पर एक टीम बनाई गई जिसे ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन जैम के रूप में स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट मंडारने वाला वाहन का डिज़ाइन को तैयार करना था और उसका विकास करना था। यह टीम एक छोटे कार्यदल के रूप में थी। वैज्ञानिक सहायक के स्तर पर इसमें 4 लोग शामिल थे। ADI के निदेशक डॉक्टर OP मोदीरक ने मुझसे इस टीम के नेतृत्व करने को कहा। उड़ान में इंजीनियरिंग मॉडल शुरू करने के लिए हमने 3 साल का वक्त मांगा। यह परियोजना हमारे सामूहिक क्षमताओं की तुलना में हर तरह से बड़ी थी। हम में से किसी को भी मशीन और वो भी विमान तैयार करने का अनुभव नहीं था। ना ही कोई डिज़ाइन, ना कुल पुर्जे उपलब्ध थे जिनकी मदद से इसको हम शुरू कर पाते। यह हम सबको पता चल गया था कि ऐसी उड़ती मशीन का निर्माण सफलतापूर्वक कर सकते हैं
हॉवरक्राफ्ट्स के बारे में जितना कुछ पढ़ने को मिल सकता था हमने उतना पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं हो रही थी। इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों से विचार विमर्श किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक दिन मैंने समिति जानकारियों और उपलब्ध संसाधनों में ही काम शुरू कर दिया। हल्का और तीन मशीन वाहन तैयार करने के इस उत्साहजनक उद्यम ने मेरे दिमाग की खिड़कियां खोल दी। मुझे जल्दी ही हॉवरक्राफ्ट व एयरक्राफ्ट के बीच कम से कम एक लक्षणिक गुण दिखा दिया। आखिरकार राइट बंधुओं को भी पहला हवाई जहाज तैयार करने में 7 साल लगे। मैंने पाया कि जैम परियोजना के विकास के लिए काफ़ी अच्छे अवसर हैं। ड्राइंग बोर्ड पर कुछ महीने काम करने के बाद हम लोग सीधे हार्डवेयर विकसित करने में जुट गए। एक खतरा हमेशा यह बना रहता था, मेरे जैसे ग्रामीण छोटे कस्बे वाले मध्यम वर्गीय जिसके माता पिता की थोड़ी ही शिक्षा हुई थी पृष्ठभूमि वाले कहीं किनारे तो नहीं रह गए। मैंने ठान लिया कि मुझे अपने लिए अवसर खुद तैयार करने होंगे, हिस्सा दर हिस्सा, चरण दर चरण तथा सुनियोजित तरीके से काम शुरू होने लगा। परियोजना पर काम करते हुए मैंने ये जाना कि अगर एक बार आपके मस्तिष्क में कोई विचार आ गया तो यह अपने मूल स्वरूप से कभी वापस नहीं लौटता। उन दिनों वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री हुआ करते थे। वे हमारी इस परियोजना के प्रगति के बारे में जानने के बड़े इच्छुक रहते। इस परियोजना को वह भारत के रक्षा उपकरणों के स्वदेशी विकास की शुरुआत के रूप में देखना चाहते थे। जब भी वे बेंगलोर में आते थे, हमारी इस परियोजना की समीक्षा करने के लिए थोड़ा वक्त हमेशा निकालते। हमारी योग्यता में उनका विश्वास हमारे उत्साह की ओर बढ़ जाता था। मैं सभी बाहरी मुश्किलों को भूल अपनी कार्यशाला में उसी तरह लग जाया करता था जिस तरह मेरे पिताजी बाहर जूते उतार मस्जिद में नमाज पढ़ने लगते थे। सहयोगी पूरी तरह खुश नहीं थे। कोई तो हमें सन की आविष्कारों का एक समूह कहते थे जो असंभव सपने को पूरा करने में लगा था। इस टीम का मुखिया होने की वजह से मुझे ही निशाना बनाया जाता था। कुछ लोग दूसरी तरह का सम्मान भी देते थे, परंतु ये लोग कहा करते थे कि एक ऐसी देहाती जो हवा में उड़ने के बाद हवा को अपनी जिम्मेदारी जैसा समझता है। एडीई के कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक मेरे विरुद्ध टिप्पणियां भी करते थे। उनसे मुझे 1896 में राइट बंधुओं पर जॉन ट्रेविसी की जो कविता थी वो याद आ जाती है। जब यह परियोजना 1 साल पुरानी हो चली, रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन एडीई के दौरे पर आए। मैं उन्हें अपनी कार्यशाला में ले गया। अंदर एक टेबल पर जैम मॉडल अलग अलग हिस्सों में रख दिया। यह मॉडल युद्ध क्षेत्र में प्रयोग में लिए जाने वाले व्यवहारिक हॉवरक्राफ्ट के विकास के लिए 1 साल के अधिक प्रयास को दर्शा रहे थे। कृष्ण मेनन ने आश्वस्त होने के लिए मुझसे एक के बाद एक कई सवाल उन्होंने पूछे। उन्होंने डॉक्टर मोदी रत्ता से कहा, कलाम की इस जुगत से जैम की परीक्षा उड़ान संभव है। भगवान शिव के वाहन के प्रतीक रूप में इस हॉवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया। इस मॉडल के संपूर्ण आकार एवं रंग रूप दिया जाना हमारी उम्मीदों से परे था। हमारे पास इसका केवल ढांचा ही था। मैंने अपने साथियों से कहा, यह उड़ने वाली मशीन है, सनकियों के समूह द्वारा बनाई गई नहीं बल्कि इंजीनियरों की योग्यता से तैयार मॉडल है। इस रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने अपने साथ आए अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए नंदी में उड़ान भरी। मंत्री के साथ आए ग्रुप कैप्टन ने, जिसे कई हजारों घंटे की उड़ान का अनुभव था, मेरे जैसे अनुभवहीन नागरिक पायलट से मंत्री महोदय को सुरक्षित रखने के लिए खुद विमान उड़ाने का प्रस्ताव रखा और मुझे हॉवरक्राफ्ट से बाहर आ जाने का संकेत दिया। जिस मॉडल को मैंने बनाया था उसे उड़ाने में मुझे कोई आशंका नहीं थी और तब मैंने नहीं का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। इस तरह संकेतों में मेरे और उस ग्रुप कैप्टन के संवाद को देखते हुए कृष्ण मोहन ने हंसकर उस ग्रुप कैप्टन के सुझाव को नकार दिया और मुझे उड़ान भरने का संकेत दिया। वे बहुत खुश थे। तुमने मुझे दिखाई दिया कि हॉवरक्राफ्ट के विकास में जो बुनियादी समस्याएं थीं उन्हें दूर कर लिया गया है। इससे भी शक्तिशाली वाहन तैयार करो और मुझे दूसरी बार की सवारी के लिए बुलाओ, कृष्ण मोहन ने मुझसे कहा। बाद में ग्रुप कैप्टन गोले मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। मैंने इस परियोजना को समय के भीतर ही पूरा कर लिया था। हमारे पास 550 किलोग्राम वजन और 40 मिलीमीटर वाला वायुदाब पर उड़ सकने वाला हॉवरक्राफ्ट था। डॉक्टर मोदी रत्ता हमारे इस उपलब्धि से काफ़ी प्रसन्न थे, लेकिन तभी कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री से हटा दिए गए और दूसरी बार आने का उनका वादा पूरा नहीं हो पाया। बदली हुई व्यवस्था में स्वदेशी एयरक्राफ्ट को सेना में इस्तेमाल करने के सपने को साकार बनाने में कईयों को संगति नज़र नहीं आई। वास्तव में आज भी हम हॉवरक्राफ्टों को आयात करते हैं। फिर यह परियोजना विवादों में फंस गई और अंत में इसे ताक पर रख दिया गया। मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। अभी तक मैं सिर्फ आकाश को ही अपने उड़ान की सीमा समझता था, लेकिन अब लगा था सीमाएं तो और भी करीब है। कुछ मर्यादाएं हैं जो जीवन को चलाती हैं।
तुम सिर्फ इतना ही बाहर उठा ही सकते हो। कितना भी चाहो तुम सिर्फ इतना ही सीख सकते हो। तुम सिर्फ एक हद तक कठोर परिश्रम कर सकते हो। तुम सिर्फ एक दूरी तक आगे जा सकते हो। मैं इस वास्तविकता का सामना करने के इच्छुक नहीं था। मेरे दिल और आत्मा तो नंदी में बसी हुई थी। अब इसका उपयोग नहीं होना था। यह मेरे अंतमान को पूरा अस्वीकार्य था। मैं निराश हो चुका था और मेरे भ्रम टूट चुके थे। उलझनों और अनिश्चितता के इस दौर में मुझसे मेरे बचपन की यादें लौट आईं और उन यादों में मैंने अब नए अर्थ को खोजना शुरू कर दिया। पक्षी शास्त्री कहा करते थे, सत्य की तलाश करो और सत्य ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जैसे कि बाइबल में कहा गया है, मांगो तुम्हें मिलेगा। ये सब तुरंत ही नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी यह हुआ। एक दिन डॉक्टर मोदी रत्ता ने मुझे बुलाया और हॉवरक्राफ्ट के बारे में पूछताछ की। जब उन्हें बताया गया कि यह उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तो उन्होंने मुझे अगले दिन एक विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष इसका प्रदर्शन करने को कहा। अगले हफ्ते के दौरान हमारे वर्कशॉप में किसी भी वीआईपी के आने का कार्यक्रम नहीं था, तो भी हमने अपने साथियों को डॉक्टर मोदी रत्ता का यह निर्देश बता दिया और हमें एक नई आशा की संचार हुआ। अगले दिन डॉक्टर मोदी रत्ता उस विशिष्ट अतिथि के रूप में आए और वो जो तैयार हुआ हॉवरक्राफ्ट को देखने के लिए आए थे। एक लंबा, खूबसूरत और दाढ़ी वाला व्यक्ति। उस शख्स ने मुझसे कई सवाल किए। मैं उनकी साफ सोच एवं विषय निष्ठता से बहुत प्रभावित हुआ। क्या आप मुझे इसमें सवारी करा सकते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। उनके इस अनुरोध से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार किसी ने तो यहाँ आकर मेरे काम में दिलचस्पी दिखाई। इस हॉवरक्राफ्ट में हमने करीब 10 मिनट तक हवा पर सवारी करी। हालांकि नंदी जमीन से कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर था। दरअसल यह उड़ान नहीं थी, बल्कि हम हवा में तैर रहे थे। नंदी आरूढ़ इस अतिथि ने मुझसे मेरे बारे में कई सवाल पूछे तथा सवारी कराने के लिए धन्यवाद दिया और रवाना हो गए। खुद पहले अपना परिचय नहीं देने वाले ये विशिष्ट अतिथि कोई और नहीं बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक प्रो MGK मेनन थे। एक हफ्ते बाद मुझे इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की ओर से साक्षात्कार के रूप में बुलवाया गया। यह साक्षात्कार रॉकेट इंजीनियरिंग के लिए था। उस समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के बारे में जितना मालूम था वह यह कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए TIFR में विलक्षण लोगों की एक संख्या बनी हुई थी। मैं साक्षात्कार के लिए मुंबई आ गया। साक्षात्कार में इस तरह मुझे बुलाए जाने पर कई प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बारे में मुझे जरा भी जानकारी नहीं थी। कुछ पढ़ने या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने का जरा भी समय नहीं था। मेरे कानों में लक्ष्मण शास्त्री द्वारा सुनाए गए श्रीमद् भागवत गीता के अंश गूंज रहे थे। मुझे याद आया कि विजयी होने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि विजय होने की जरूरत नहीं है। जब आप भ्रमों से मुक्त एवं शांत चित्त होते हैं, तभी किसी काम को पूरे बेहतर ढंग से कर पाते हैं। मैंने चीजें, घटनाओं को उसी तरह लेना शुरू कर दिया जैसे वे मेरे जीवन में आई। ना तो प्रोफेसर MG मेनन बेंगलोर दौरे पर हमारे यहाँ आते और ना ही मुझे यहाँ से साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता। मैंने तय किया कि इस तरह का नजरिया होना सबसे अच्छा है। मेरा साक्षात्कार डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लिया। उनके साथ प्रोफेसर MGK मेनन और परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन उपसचिव श्री सर्राफ भी थे। जैसा ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, मुझे उत्साहवर्धक और दोस्तनापूर्ण माहौल महसूस हुआ। डॉक्टर साराभाई की जिंदादिली देखकर मैं दंग रह गया। उनमें कहीं कोई ऐसा अहंकार, अक्खड़पन या अतिरेक का भाव नहीं था जैसा कि पहले साक्षात्कार लेने वाला नौजवान उम्मीदवार को सामने प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर साराभाई के प्रश्न मेरी मौजूदगी, योग्यता या कुशलता का परीक्षण लेने वाले नहीं थे, बल्कि वे उन संभावनाओं की तलाश से संबंधित थे जो मेरे भीतर थी। वे मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे किसी व्यापक संदर्भ में मुझे देख रहे हों। मुझे पूरा साक्षात्कार उस सत्य के समान लगा जिसमें मेरे सपने को एक ज़्यादा बड़े व्यक्ति के बड़े सपने में सामने कर दिया है। मुझे 2 दिन में वापस आने को कहा गया, पर फिर अगले दिन शाम को ही मुझे मेरे चयन के बारे में बता दिया गया। मुझे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर के पद पर रख लिया गया था। मेरे जैसे नौजवान के लिए अपना सपना पूरा करने का यह एक बहुत बड़ा मौका था।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में मेरा काम TIRF कंप्यूटर केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में शुरू हुआ। यहाँ का माहौल DTD&P के माहौल से एकदम अलग था। यहाँ किसी को भी अपने स्थिति के उचित ठहरने की आश्वस्ता नहीं थी और ना ही किसी के झगड़े उलझने की जरूरत थी। सन 1962 के मध्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने केरल में त्रिवेंद्रम के पास थुवा गांव में रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के डॉक्टर चिटनिस ने ही थुम्बा के इस केंद्र के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना था, क्योंकि यह स्थान पृथ्वी के ग्रेविटी अट्रैक्शन के सबसे करीब था। भारत में यह रॉकेट प्रौद्योगिकी पर आधुनिक शोध की शुरुआत हुई थी। थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए जगह रेलवे लाइन और समुद्र तट के बीच चुनी गई थी। करीब 2.5 किलोमीटर और 600 एकड़ क्षेत्रफल का इलाका इसके लिए लिया गया था। इस इलाके में एक बड़ा चर्च भी पड़ता था, जिसकी ज़मीन इसी काम के लिए अधिग्रहित होनी थी। निजी भूमि का अधिग्रहण करना बहुत ही मुश्किल और काफ़ी समय ले लेने वाला काम होता था। खासतौर में से केरल जैसी घनी आबादी वाले इलाके में तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा धार्मिक महत्व वाले स्थान के अधिग्रहण का मामला और नाजुक हो जाता है। त्रिवेंद्रम के तत्कालीन कलेक्टर के माधवन नयन ने इस काम को बहुत ही युक्तिपूर्ण, शांतिपूर्ण तथा एक अभियान के रूप में किया था। इस काम में उन्हें त्रिवेंद्रम के बिशप फादर डॉक्टर डेरिरा का बहुत ही सहयोग और आशीर्वाद मिला था। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि CPWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RD जॉन ने पूरे इलाके को जल्दी ही हस्तांतरित किया था। सेंट मैरी मैग्दलेन चर्च में थुम्बा अंतरिक्ष केंद्र का पहला ऑफिस खुला। इस चर्चा का जो प्रार्थना कक्ष था, उसी में मेरी पहली प्रयोगशाला थी। बिशप के कमरे को मैंने डिजाइन एवं ड्राइंग के काम का ऑफिस बना दिया। आज भी वहाँ चर्च का अपना प्रथा मंडल कायम है और इस समय उसमें इंडियन स्पेस म्यूजियम बना दिया गया है। उसके बाद शीघ्र ही मुझे रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी प्रशिक्षण लेने के लिए अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NASA में भेज दिया गया। यह प्रशिक्षण 6 महीने वाला था। विदेश जाने से पहले मैंने रामेश्वरम जाने के लिए थोड़ा सा समय लिया। मुझे विदेश जाने का मौका मिलने की खबर सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए थे। वे मुझे विशेष नमाज के लिए मस्जिद ले गए। मुझे ईश्वर की उस शक्ति के संचरण का एहसास हुआ जो पिताजी के माध्यम से मेरे भीतर संचारित हो रही थी और वापस ईश्वर तक पहुंच रही थी। प्रार्थना का एक जो मुख्य काम है जैसा कि मैं मानता हूँ, वह है मनुष्य के भीतर नए नए विचार उत्पन्न करना। विचार सचेतावस्था में मौजूद करते हैं और जब ये विचार उस जड़ित होते हैं, निकलते हैं, तो वास्तविकता जन्म लेती है तथा निष्कर्ष सफल घटनाओं के रूप में सामने आती है। ईश्वर हमारे रचयिता ने हमारे मस्तिष्क के भीतर अपार ऊर्जा एवं योग्यता दी है। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को प्रयोग करने में मदद करती है। अहमद जलालुद्दीन और शमशुद्दीन ने मुझे मुंबई के एयरपोर्ट पर विदा करने के लिए आए थे। मुंबई जैसे शहर का उनके लिए यह ठीक उसी तरह का पहला अनुभव था जैसा न्यूयॉर्क जैसे महानगरी में मेरा ये पहला अनुभव था। जलालुद्दीन और शमशुद्दीन इंडिपेंडेंट तो थे और पॉजिटिविटी में भी बहुत ज़्यादा थे एवं आशावादी भी व्यक्ति थे वो, जिन्होंने परिस्थितियों को भी बदलकर अपने काम में सफलता हासिल की थी। यही दोनों लोग थे जिनके साथ रहकर मैं अपने मस्तिष्क को सूचनात्मक बना पाया था। मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया और मेरी आंखें से आंसू आ गए जब जलालुद्दीन ने मुझसे कहा, आजाद तुम्हें हमेशा प्यार किया है और यही स्नेह तुम्हारे भीतर भी है। मैं तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। मेरी क्षमताओं को लेकर उनके भीतर जो श्रद्धा थी, उसे देखकर शायद मेरी आंखों से आंसू आ गए। और यही आज के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन फेसबुक पेजेस एंड इंस्टाग्राम पेजेस। थैंक यू सो मच।